Assalamualaikum. I hope that all of you are finding very very great. This is Dr. Mahi Javeda, clinical dietologist. तो आज की जो वीडियो है वो लेक्चर बेस्ड वीडियो है और कंटिन्यूटी है आपकी प्रोटीन्स की। प्रोटीन्स में जैसे हमने पहली वीडियो में देखा था क्लासिफिकेशन, अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके जो है वो देख सकते हैं ये पहले वाला लेक्चर। और आज की जो वीडियो है दैट इज़ ऑन द डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, एब्जॉर्प्शन, यूरिया साइकिल, आपका जो प्रोटीन से बेसिकली डिराइव्ड है। ठीक है, तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्रोटीन के अंदर अगर हम देखें तो आप जब प्रोटीन को पढ़ते हो उसके जो वेस्ट प्रोडक्ट आके निकलते हैं तो वो यूरिया है। ठीक है, और वो अल्टीमेटली यूरिन फॉर्मेशन के अंदर होता है और यूरिन से बेसिकली अपनी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ठीक है, तो हम यूरिया साइकिल भी देखेंगे। पहले मैं आपको ये पढ़ा दूँ, फिर आपको इजीली इसके बाद सारा यूरिया साइकिल पढ़ाऊँगी। देखो प्रोटीन्स जो है ना, आपको पता है कि प्रोटीन जो है उनको डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के अंदर आते हैं। प्राइमरी में है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर है, टर्शियरी स्ट्रक्चर हैं, कॉन्जुगेटेड हैं, कोई डिराइव्ड प्रोटीन्स हैं। इस तरीके से अगर आपकी प्रोटीन जो है वो अगर आपका कोई ग्लोबुलर प्रोटीन है, आपका जो सेकेंडरी प्रोटीन है उसके अंदर आपके बीटा प्लेटेड शीट्स आती हैं, तो वो जो है वो आपकी फुल प्रोटीन्स है, वो आपका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। ठीक है, जिस तरीके से आप कहते हो कि आपका जो है पॉलीपेप्टाइड है। ठीक है, आपका पॉलीपेप्टाइड है, आपका जो है वो ट्राईपेप्टाइड है, ओलिगोपेप्टाइड है। ठीक है, नंबर ऑफ उस पे अमीनो एसिड से डिपेंड कर रहा है ना आपका, तो वो आपका कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है। एंड वी हैव सिंपल प्रोटीन जिसके अंदर वी हैव फ्री अमीनो एसिड्स। ठीक है, फ्री अमीनो एसिड्स, ये दो मेन चीज़ें आपने याद रखनी है। दूसरा हमने एक और चीज़ जो है वो दिखी थी, उसको थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं कि आपके अगर ये अमीनो एसिड्स हैं तो जो बाहर वाले हैं आपके ये वाला बाहर वाली साइड पे ना, एक बिल्कुल एक्सट्रीम राइट साइड पे, एक एक्सट्रीम लेफ्ट साइड के ऊपर है, तो इनको आप कहते हो टर्मिनल अमीनो एसिड। अंडरस्टैंड? और इसके अंदर हमारे पास जो है वो ये पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं। ठीक है, और हमने एक और चीज़ पहले लेक्चर के अंदर क्या पढ़ी है कि अगर आप जाके देखो तो आपको ज़्यादा डिटेल मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा रिकॉल करवा दूँ कि आपके जितने अमीनो एसिड्स हैं उससे एक कम आपके पास बॉन्ड है। फॉर एग्जाम्पल टॉक अबाउट दिस, तो 4 अमीनो एसिड्स हैं और वी हैव 3 बॉन्ड्स इन देम। ठीक है, और खैर वो मैं आपको बाद में आगे बताती हूँ। ठीक है, अच्छा इसकी हम बात कर रहे थे, पता चल गया ये सारे अमीनो एसिड्स। अब आपके पास एंजाइम्स होते हैं, कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो आपके, इनको देखो, आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की, अमीनो एसिड की, कोई मसल बनाना है, कोई हार्मोन बनाना है, तो लाजमी सी बात है टर्मिनल एंड में बैठे हुए हैं, इनको हम कहते हैं टर्मिनल अमीनो एसिड्स। ठीक है, तो ये जो आपको टर्मिनल एंड के ऊपर बैठे हैं ना, ये वाले इनको कौन लेके जाएगा? इनका यहाँ से बॉन्ड ऐसे करके ब्रेक कौन करवाएगा? वो एंजाइम करवाएगा। उस एंजाइम को आप कहते हो एंडोपेप्टाइडेज, सॉरी एक्सोपेप्टाइडेज कहते हो। ठीक है, एंडो नहीं कहते, सॉरी, एक्सोपेप्टाइडेज। एक्सो का मतलब बाहर वाली चीज़, इनको तोड़वा के ले गए। कौन तोड़वा के ले गया? एक्सोपेप्टाइडेज। ठीक है, और अगर अंदर से रिक्वायरमेंट है ये वाला बॉन्ड ऐसे करके ब्रेक करवाना है, ख़त्म करवाना है ये वाला बॉन्ड, तो कौन सा आता है आपके पास? एंडोपेप्टाइडेज। ये भी आपको बात समझ आ गई। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रोटीन के डाइजेशन के ऊपर। डाइजेशन कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। ठीक है, मुश्किल आपको तब लगती है, देखो आपके पास बुक्स में चीज़ें लिखी हैं ना, सबसे पहले अगर मेन टिप मैं आपको दूँ ना, आपको चीज़ें याद करनी है। आप मेडिकल के स्टूडेंट हो, आप क्लिनिकल न्यूट्रिशन के स्टूडेंट हो, आपको डिजीज़ को, आपको चीज़ों को पढ़ना है, आपको साइकिल्स को पढ़ना है, दिमाग में एक इमेजिनेशन बनाओ। ठीक है, ये चीज़ें आपको यहाँ पे फ्लो चार्ट बना के समझाया जाता है, बुक में लिखा सारा ही होगा, लेकिन ये जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ लेक्चर, आपका लेक्चर भी मैंने एक बुक से बनाया, स्पेसिफिक बुक ए है, BSc है, मैंने वहाँ से बनाया। लेकिन क्या किया कि आपका जो इतना लंबा कुछ 4-5 पेजेस के ऊपर आपका सारा प्रोटीन का डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म था, उसको मैंने एक फ्लो चार्ट में कन्वर्ट कर दिया। आप उसकी इमेजिनेशन बना सकते हो। ठीक है, आप जो है वो इसको इस तरीके से फ्लो चार्ट में बना के याद कर सकते हो। तो ये बेसिकली डिफरेंट तरीके हैं, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। आपके जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, देखो आधे घंटे की जगह ना तो 40 मिनट्स लगा लो, लेकिन चीज़ को समझो, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो। कॉन्सेप्ट अभी क्लियर करोगे तो आपके PhD के अंदर भी कॉन्सेप्ट्स जो है ना वो सही रहेंगे। ठीक है, अगर आपने FCPS है उसके अंदर भी आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करो, रट्टे नहीं मारो। रटा उस वक्त आपके पेपर में बहुत अच्छे नंबर आ जाते हैं, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट बाद में आपको कोई फ़ायदा नहीं देता। खैर, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स है। देखो आपने किसी चीज़ को खाया, मुंह में इंजेक्शन की, आप मीट खा रहे हो, एग खा रहे हो,
ठीक है, के अंदर आपके पास एल्ब्यूमिन है उसके वाइट पार्ट के अंदर, ठीक है। आप जो है वो चीज़ खा रहे हो उसके अंदर भी आपको प्रोटीन मिल रहा है। तो माउथ के अंदर आपके पास जाता है कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, जो मैंने बताया ना कॉम्प्लेक्स प्रोटीन क्या है, जो आपके पास पॉलीपेप्टाइड, ट्राईपेप्टाइड, ये सारा कुछ है, ठीक है। वहाँ पे जो है वो डाइजेशन एज सच नहीं होती है। जिस तरीके से कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है माउथ में, उस तरीके से प्रोटीन की डाइजेशन नहीं होती है, ठीक है। फिर आगे स्टमक में गया, स्टमक में पार्शियल डाइजेशन होती है। एक चीज़ याद रखो, स्टमक में जो आपका HCl है ना, उसकी वजह से डाइजेशन एक तो पार्शियल होती है, दूसरी चीज़ कि आपके स्टमक के अंदर जो एंजाइम्स साथ आते हैं ना, आपकी प्रोटीन डी नेचर होना शुरू हो जाती है, ठीक है, वो टूटना शुरू हो जाती है, सिंपल वर्ड्स, ठीक है। तो क्या चीज़ मेन है कि आपके जो HCl है ना, वो एक अच्छा काम ये करता है कि आपकी जो स्टमक के अंदर एंजाइम्स पड़े हैं ना, जिनको आप कहते हो पेप्सिनोजन है, ठीक है, ये पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म है। पेप्सिनोजन जो है वो आपका इनएक्टिव फॉर्म है, लेकिन जैसे ये आपके स्टमक के अंदर गई, तोड़ना है तो पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगी, ताकि आपका जो प्रोटीन है वो इतना बड़ा सारा जो प्रोटीन का पीस आया वो छोटे छोटे पार्ट्स में टूटना शुरू हो जाए, ठीक है। ट्रायंगल बन गया नहीं, अच्छा, वो टूटना शुरू हो जाए आपका। तो आपका पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म है, जब उस पर HCl एक्ट करता है तो पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है और पेप्सिन आपका ब्रेक डाउन करवाते हैं, ठीक है, आपके प्रोटीन को। फिर उसके बाद आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाता है, यहाँ पे बहुत हद तक आपकी डाइजेशन हो जाती है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, मैसेज किया पेंक्रियाज को कि भाई पेंक्रियाटिक जूस रिलीज करो, उसने पेंक्रियाटिक जूस रिलीज किया। उस पेंक्रियाटिक जूस में आपके पास क्या है, आपके पास ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन और प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज है, ये भी इनएक्टिव फॉर्म है। ऑल ऑफ 3 ये आपकी इनएक्टिव फॉर्म्स हैं। अब आपको इनको जो है वो कन्वर्ट करना है इनटू आपकी एक्टिव फॉर्म। इनएक्टिव फॉर्म थी, ये एक्टिव फॉर्म है आपकी। सेम एज दैट आपको ट्रिप्सिनोजन को, काइमोट्रिप्सिनोजन को कन्वर्ट करना है इनटू आपका एक्टिव फॉर्म। तो क्या होगा आपका कि आपने इस ट्रिप्सिनोजन के ऊपर एक फर्दर एंजाइम एक्ट करेगा, उसको आप क्या करोगे, बेसिकली ना ये आपके प्रोटीन्स के ना इनएक्टिव फॉर्म है, ठीक है। आपकी स्टमक में चला गया, आपके इंटेस्टाइन में आ गया, इनको एक्टिव करने के लिए आपको किस एंजाइम की रिक्वायरमेंट है, बाद में बेसिकली ये करें तो एंटेरोकाइनेस या एंटेरोकाइनेस, आप जो भी प्रोनाउंसिएशन उसकी करते हो, एंटेरोकाइनेस आएगा, आपके ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देगा। इसी तरीके से फिर काइमोट्रिप्सिन के लिए ट्रिप्सिन, ठीक है, तो वो क्या करेगा, काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देगा इतना। फिर दोबारा से ट्रिप्सिन एक्ट करेगा, तो वो ये आपका जो प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज है, ये आपका कार्बोक्सीपेप्टाइड में के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इनके ऊपर एंजाइम्स एक्ट करें ताकि आपका प्रोटीन टूटे। फिर आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्रश वाटर एंजाइम्स होते हैं, ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ पे आपके छोटे छोटे, मैंने आपको पहले बताया, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, छोटे छोटे फिंगर लाइक सॉरी प्रोजेक्शंस होती हैं। अगर आप उसको जूम करके देखो तो ऐसे करके, इस तरीके से करके होती है बिल्लाई। यहाँ से आपकी एक एंजाइम रिलीज होती है, ये वाली एंजाइम्स एंटेरोकाइनेस, ट्रिप्सिन, ये आपकी रिलीज होती है, ठीक है। और फिर आप फर्दर जब अमाइनो उसको तोड़ना होता है, अपने प्रोटीन को तोड़ना होता है, तो आपके पास कार्बोक्सीपेप्टाइडेज ये तोड़ेगी एक जगह के ऊपर, ठीक है। जिस तरह ट्रिप्सिन है, यहाँ पे कार्बोक्सीपेप्टाइडेज भी आके तोड़ सकती है। ये समझ लगे, ये बेसिकली डाइजेशन है आपके पास प्रोटीन्स की। देन वी हैव, हम इसका एब्जॉर्प्शन पढ़ लेते हैं पहले, ठीक। ये एब्जॉर्प्शन है। अब एब्जॉर्प्शन के अंदर किस चीज़ की एब्जॉर्प्शन है, अमाइनो एसिड्स की एब्जॉर्प्शन हो रही है हमारे पास। ये आपके पास फ्री है अमाइनो एसिड्स है, ठीक है। और ये जो सारी एब्जॉर्प्शन हो रही है, ये कहाँ पे हो रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हो रही है। आपका जितना मेन काम होता है वो सारा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हो जाता है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि इंटेस्टाइनल ल्यूमेन। अब इंटेस्टाइनल ल्यूमेन क्या होता है, देखिए आपका अगर इंटेस्टाइन है, ऐसे करके अगर हम इसको 3D अगर हम सपोर्ट बनाने की कोशिश करते हैं, तो आपका ये जो अंदर वाला पार्ट है ना, ये सारा ये इसको अगर मैं दूसरे कलर के साथ जो है वो आपको रिप्रेजेंट करके दिखाऊँ, ये वाला, तो ये ल्यूमन होता है। ल्यूमन मतलब उसके अंदर वही हॉलो स्पेस के अंदर जो चीज़ है, दैट इज बेसिकली योर ल्यूमन, ठीक है। अब आपके अमाइनो एसिड्स हैं, देखो जिस तरीके से हमने कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर पढ़ा था ना, कि आपके जो है वो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स हैं, उसी तरीके से प्रोटीन के डायरेक्शन के अंदर भी आपके पास कुछ प्रोटीन पेप्टाइड जो है वो आपके पास ट्रांसपोर्टर्स होंगे, ठीक है। उनके क्या नाम है,
जिस तरह ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 1 था, इस तरीके के अंदर पेप्टाइड ट्रांसपोर्टर 1 है, ठीक है, पेप्टाइड ट्रांसपोर्टर, ठीक है 1 आपके पास। उसको अगर शॉर्ट फॉर्म में तो आपके पास ये आता है, ये आपके पास अमाइनो एसिड्स हैं। कुछ आपके पास सोडियम डिपेंडेंट जो हैं वो होते हैं, ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जिनके अंदर सोडियम की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अब ये आपका अमाइनो एसिड है, ये आपके यहाँ से पास कर है, ठीक है, यहाँ पे आपके साथ अमाइनो एसिड्स हैं, इनके साथ अटैच हुआ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो एंजाइम्स आएंगे ना, इनको फर्दर ब्रेक डाउन करने के लिए, इनको आगे पहुँचाने के लिए, उनको हम क्या कहते हैं, इंट्रासेलुलर पेप्टाइडेज। और वो कौन से होते हैं, डाइपेप्टाइडेज, ट्राइपेप्टाइडेज आपके पास होते हैं। ये इनको अमाइनो एसिड्स को फ्री अमाइनो एसिड्स, सिंपल अमाइनो एसिड्स में, कॉम्प्लेक्स सिंपल अमाइनो एसिड्स के अंदर ऐसे करके आगे निकल जाते हैं। और ये अभी ऐसे करके यहाँ से देखो, ये जो मैंने बनाया है ये आपके अमाइनो एसिड्स हैं बेटे, ये यहाँ से आगे जा रहे हैं सिंपल हो गए। अगर यहाँ पे 2-3 इकट्ठे हैं, ये ऐसे करके आगे जा रहे हैं, आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर एब्जॉर्ब हो गए। और ये सारा काम आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हो रहा है, आपके एपिथेलियल सेल्स। एपिथेलियल सेल्स क्या होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर हम जूम करके देखें, अगर ये उसकी एक अपर आप कह लो कि उसका पोर्शन है, तो ये सेल्स है, इनको हम क्या कहते हैं, एंटेरोसाइट्स। आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के सेल्स को हम कहते हैं एंटेरोसाइट्स। ये आपका सारा एब्जॉर्प्शन हो गया, ठीक है। देन वी हैव मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट 2 चीज़ें हैं, दैट इज कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म, ठीक है। ये कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म हम कह लो। कैटाबॉलिज्म के अंदर क्या होता है कि आपके जो लार्जर मॉलिक्यूल है दे ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। और होता क्या है, ये सारा जो है वो एनर्जी आपकी जो है वो रिलीज होती है। इसके अंदर आपकी जो है कैटाबॉलिज्म के अंदर एनर्जी रिलीज होती है। आपका जो है ना लार्जर मॉलिक्यूल है ना, दे ब्रोक डाउन इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स इस तरीके से, ठीक है। और अगर नाम नहीं याद रह रहा तो सी से कट, यानी काट जाते हैं ना, छोटे छोटे पीसेस हो जाते हैं, यहाँ से आप याद रख सकते हो, ठीक है। और इसमें एनर्जी रिलीज होती है। वेयर एज इन द केस ऑफ एनाबॉलिज्म, ठीक है, ये एनाबॉलिज्म आपके जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं ना, एक तो वहाँ पे एनर्जी रिक्वायर होती है आपको, ठीक है, ये आपने बात याद रखनी है, यहाँ पे एनर्जी रिक्वायर है। इस एनर्जी रिक्वायर के अंदर क्या होता है कि आपके कॉम्प्लेक्स जो चीज़ें हैं वो बनती हैं। इस तरीके से अगर आपने बॉडी में कोई मसल जो है वो टर्न आउट हो गया, टूट गया, ख़त्म हो गया, ठीक है, तो उसको आप फर्दर क्या करते हो, जब उसकी वो बनेगा तो उसमें एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी। उसमें ही आपके छोटे छोटे प्रोटीन से, छोटे छोटे आपके जो अमाइनो एसिड्स हैं ये इकट्ठे होंगे टू फॉर्म अ मेन प्रोटीन, ठीक है। तो वो आपका जो है वो एनाबॉलिज्म है। एनाबॉलिज्म के अंदर आपके सारा प्रोटीन बन रहा है। इस तरीके से ग्रोथ डेवलपमेंट इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़ हमारे पास आती है इस मेटाबॉलिज्म के अंदर। अगर हम कोई फर्दर चीज़ देखें तो हमारे पास आती है एक डीएमिनेशन ऑफ यूरिया। देखो, प्रोटीन का जो आपके पास वेस्ट प्रोडक्ट है ना, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म हो रहा है सारा, वो करने के बाद आपका जो कुछ प्रोटीन्स हैं वो दे गो टू द लिवर, वहाँ पे जाके आपका यूरिया बन रहा है। और वो इतना टॉक्सिक है, उसके अंदर अमोनिया है, और वो अमोनिया फर्दर आपको यूरिया में कन्वर्ट हो रहा है कि वो आपका सारा जो है वो आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होना है यूरिन के थ्रू। तो वो काम सारा कहाँ पे होता है, काम सारा जाके लिवर में होता है। वो कौन सा काम है, देखो यहाँ पे कि आपका लिवर है, ठीक है, ये आपका लिवर है, लिवर में गई आपका जो है सारा अमाइनो एसिड गया, वहाँ से रिमूवल ऑफ अमोनिया ग्रुप, जिस तरह हमने पढ़ा था ना कार्बोक्सिल ग्रुप, ये COOH है, ठीक है। यहाँ पे आपका कार्बन लगा लो, यहाँ पे आपका NH2, तो ये आपका अमाइनो ग्रुप, ये आपका जो अमोनिया ग्रुप है ये रेज होता है, वहाँ से ये ख़त्म होता है। ख़त्म होने के बाद क्या होता है, वो जो कट जाता है वो बेसिकली डिवाइड हो जाता है इनटू आपका अमोनिया में और आपका कीटो एसिड के अंदर कट हो जाता है। फिर उसमें से आके फर्दर यूरिया जो है वो निकलता है और आपकी यूरिन के थ्रू जो है एक्सक्रीट आउट हो जाता है। फिर वी हैव ट्रांसएमिनेशन। ट्रांसएमिनेशन के अंदर क्या होता है कि आपके अमाइनो एसिड्स बेसिकली जुड़ते हैं इन ऑर्डर टू फॉर्म अ न्यू प्रोटीन, या इन ऑर्डर टू फॉर्म अ न्यू पार्ट, या इन ऑर्डर टू फॉर्म अ न्यू टिश्यू, वो वहाँ पे होता है, ठीक है। सारे आपस में आएंगे। फिर प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर बेसिकली मेन काम यही है कि आपका जो DNA, जिसमें आपको बताया कि आपके DNA के अंदर जो है DNA में सारी इन्फॉर्मेशन होती है ना, इस तरीके का होता है। यहाँ पे ज़्यादा खराब मुझसे DNA बन गया, ऐसे करके आपका, ठीक है। इसके अंदर ये आपके यहाँ पे ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन हो रही है। इस तरह हम राइबोसोम्स के बारे में पढ़ते हैं कि प्रोटीन फैक्टरी है, आपके ट्रांसलेशन है, ट्रांसक्रिप्शन है, मैसेंजर RNA,
वो सारा प्रोसेस जो मैं आपको DNA जीन्स पढ़ाऊंगी तो अब मैं आपको इंशाल्लाह उस टाइम पे बताऊंगी। लेकिन अभी इतना रिक्वायरमेंट के प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, आपकी बॉडी में कोई मसल है उससे बनना है, कोई बॉडी पार्ट जो है वो बन रहा है, आपकी बॉडी के अंदर ये कुछ सेल्स जो हैं वो टूट गए हैं, वो बन रहे हैं, तो वो सारा का सारा जो है वो आपके पास ये आता है प्रोटीन सिंथेसिस कैटेगरी के अंदर, ठीक है। इसके बाद मैं आपको यूरिया साइकिल पढ़ाती हूँ कि यूरिया बेसिकली लिवर के अंदर बन कैसे रहा है। ये तो मैंने बात कर दी ना कि उसमें एक कीटो एसिड है, एक अमोनिया है और ये बन रहा है नॉल। तो अब बन कैसे रहा है वो मैं आपको बताती हूँ। अब हमारे पास यूरिया साइकिल है कि यूरिया बनता है कैसे, और यूरिन में किस तरीके से एक्सक्रीट आउट होता है, जो कि बहुत ही एक टॉक्सिक और हार्मफुल केमिकल आपकी बॉडी में। इसीलिए जो किडनी डैमेज होती है तो आपकी डैमेज होती है तो आपकी बॉडी में बिल्टअप होना शुरू हो जाता है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिन हो जाता है, आपके ब्लड को जो है pH भी चेंज करके बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है कि पेशेंट जो है वो कोमा में भी जा सकता है, उसकी डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो क्या है यूरिया साइकिल? क्या है, देखो यूरिया साइकिल आपको मैंने पहले भी बताया कि यूरिया साइकिल जो है वो लिवर के अंदर हो रहा है, लिवर में जाके ये सारा काम कर रहा है। और लिवर में अगर स्पेसिफिकली बात करें तो आपके माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली आपका पावर हाउस है, पावर हाउस ऑफ सेल है, वहाँ पे जो है ना लिवर के अंदर आप फर्दर अगर बात करो तो ये सारा काम वहाँ पे हो रहा है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि लिवर में आपके पास अमोनिया है, ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो कीटो एसिड बन रहा है, तो कोई ना कोई प्रोसेस है ना, कोई ना कोई रिएक्शन है। तो होता है क्या कि आपका ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड है, आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है और आपका NH3 है, ये जब आपस में रिएक्ट करता है, अमोनिया आपस में रिएक्ट करता है तो ये कार्बोमाइल फॉस्फेट बनाता है। अब ये कार्बोमाइल फॉस्फेट किसी एंजाइम की हेल्प की वजह से बना, ठीक है, उस एंजाइम को आप कहते हो कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेस। यहाँ से सारा स्टार्ट होता है और ये आगे कन्वर्ट होता है यहाँ सिट्रोलिन के अंदर, फिर सारा साइकिल चलना शुरू होता है। सबसे पहले आपके पास है सिट्रोलिन, ठीक है, ये सिट्रोलिन है। अब ये सिट्रोलिन है आगे आर्जिनोसक्सिनेट के अंदर कन्वर्ट होना है, ये हम यूरिया साइकिल पढ़े कि यूरिया बन रहा है, ठीक है। वो किस एंजाइम की वजह से बनेगा? वो बनेगा आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेस। इस एंजाइम की वजह से सिट्रोलिन कन्वर्ट होगा इनटू आर्जिनोसक्सिनेट, और साथ क्या रिलीज हो रहा है, यहाँ से क्या निकल रहा है? एल एस्पार्टेट, ये यहाँ से निकल रहा है, एक स्टेप। दूसरा स्टेप आपका आर्जिनोसक्सिनेट कन्वर्ट हो रहा है इनटू एल आर्जिनिन, किस एंजाइम की वजह से? आर्जिनोसक्सिनेट लाइएस की वजह से। ये एंजाइम है, एस मैंने आपको बताया था एंजाइम को रिप्रेजेंट करता है। आर्जिनोसक्सिनेट लाइएस आपका एल आर्जिनिन के अंदर उसकी हेल्प की वजह से कन्वर्ट हो रहा है, और यहाँ पे आपका क्या साइड पे रिलीज हो रहा है? एल फ्यूमारेट रिलीज हो रहा है। दीज आर बेसिकली आप कह लो कंपाउंड है जो रिलीज होते हैं। इनकी डिटेल अगर आपको समझ नहीं होगी तो आप मुझे बताना, मैं आपको इसके अलावा बता दूंगी, ठीक है। अभी इस लेवल पे यही समझो, ठीक है। ये एल आर्जिनिन है। अब ये एल आर्जिनिन कन्वर्ट हो रहा है एल ऑर्निथीन के अंदर। ये कैसे कन्वर्ट हो रहा है? ये जो है ना एरिनेस नहीं, यहाँ पे मेरे ख्याल से एंजाइम होता है, कोई और एंजाइम होता है, ठीक है। ये मैं इसका नाम इनको आपको कंफर्म कर दूंगी तो फिर मैं आपको बता दूंगी, ये वाला मेरे ख्याल से नहीं है। खैर यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो H2O है, ठीक है, ये रिक्वायर होती है आपके एल आर्जिनिन को कन्वर्ट करने के लिए इनटू एल ऑर्निथीन, ठीक है। फिर क्या होता है कि आपका जो है ये यहाँ पे बता दूँ कि आपका जो यूरिया है ये यहाँ से जो है वो यूरिया निकलता है, फिर वो एल ऑर्निथीन के बाद सिट्रोलिन, पूरा मतलब साइकिल चलता रहता है ताकि आपका यूरिया निकलता रहे बॉडी से। अल्टीमेटली यूरिया बना, किडनीज में गया और एक्सक्रीट आउट हो गया, ठीक है। तो ये जो है ये बेसिकली इसका सारे का सारा जो है वो साइकिल है, ठीक है। ये मैं आपको ना नाम बुक से कंफर्म करके बताती हूँ, मुझे लगता है मुझसे बाय मिस्टेक हो गया। और ये एल ऑर्निथीन है, ठीक है। एल ऑर्निथीन फिर दोबारा से आगे सिट्रोलिन में सारा साइकिल चलता रहता है, किसके किस एंजाइम की वजह से जो होता है ये ऑर्निथीन कार्बोमाइल ट्रांसफरेज, ठीक है, इसकी वजह से। जिस तरीके से वहाँ पे कार्बोमाइल फॉस्फेट है, यहाँ पे आपके पास ऑर्निथीन कार्बोमाइल ट्रांसफरेज है। तो ये जो है ये आपका सारा यूरिया साइकिल है। ये आर्जिनेस है बेटा, आर्जिनेस की वजह से जो है ना ये होता है, ठीक है, ये कन्वर्ट होता है इस एंजाइम की वजह से। तो ये बेसिकली आपका सारा यूरिया साइकिल है, जो बहुत हार्मफुल आपका केमिकल आपकी बॉडी से यूरिया जो है वो बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो ये आपकी वीडियो थी प्रोटीन्स की, डाइजेशन की, मेटाबॉलिज्म की। इसके अंदर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो, मुझसे DM कर सकते हो।
आपको मेरा इंस्टाग्राम हैंडल जो है वो ऊपर नज़र आ रहा होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो दूसरों के साथ शेयर करो ताकि नॉलेज जो है वो आगे इंक्रीज़ होता रहे, और बेल आइकन को जो है वो पुश कर दो आप, ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो, हर नया लेक्चर जो है वो ऑन टाइम मिले। थैंक यू सो मच।